नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश काल में कृषि की क्या स्थिति थी और कृषकों की क्या स्थिति थी। ये उस सीरीज़ का पहला पार्ट है जहां हम आपको बताएंगे कि ब्रिटिश काल में आर्थिक नीतियाँ कैसी रही। दोस्तों, पहले मैं उन दोस्तों से माफ़ी मांगना चाहूँगा जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया कि मैं समय पर उनकी मदद करूँगा वीडियो बनाकर, पर मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो प्लीज़ सॉरी। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर ब्रिटिश काल में कृषि की बात करते हैं। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश शासकों ने भारत की प्राचीन अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया और अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु इस देश की अर्थव्यवस्था को नए ढांचे में ढालने का प्रयास किया। इंग्लैंड के बढ़ते हुए पूंजीवाद का भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हुए वे स्वाभाविक नहीं थे, बल्कि उनको थोपा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में कहें तो भारत विश्व बाजार का एक अंग नहीं बन पाया, पर वह अंग्रेजी व्यवस्था का एक औपनिवेशिक एवं सांस्कृतिक अंग जरूर बन गया था। हम विश्व की एक अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं उभरे, क्योंकि हम एक औपनिवेशिक शासन में जी रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सामान्य रूप से पढ़कर सुनाऊंगा और ये केवल एक कहानी की तरह रहेंगे जो आपको समझने में आसानी पड़ेगी, और साथ ही 5 मार्क आंसर यानी कि 5 नंबर के जो 5 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। जो फैक्ट वाले वीडियोस होते हैं वो हम लास्ट में देखेंगे ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। तो आगे देखते हैं। कंपनी तथा ब्रिटिश शासन का भारतीय कृषि व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम कंपनी के शासनकाल में भूमि व्यवस्था करने का प्रयत्न किया। यह व्यवस्था वार्षिक की गई थी। ये किसके समय पर हुई थी आपको पता होना चाहिए। तो ये हुई थी वारेन हेस्टिंग्स के समय पर हुई थी, और जब कार्नवालिस आया था तो कार्नवालिस ने इसे 10 वर्षीय कर दिया था। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने रैयतवाड़ी व्यवस्था का या फिर प्रथा लागू की, किंतु इस व्यवस्था से भी किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। उन पर करों का बोझ बढ़ गया। आगे चलकर महालवाड़ी व्यवस्था भी अपनाई गई, परंतु वह भी किसानों के भयंकर शोषण का कारण बनी और उनकी दशा दयनीय हो गई। कुल मिलाकर ब्रिटिशर्स ने जितनी भी भू राजस्व नीतियां या कर व्यवस्था लागू की, उनमें जो बिचौलिए हुआ करते थे वो कहने को तो थे भारतीय, पर वो भारतीयों का शोषण करने में पीछे हटने वाले नहीं थे। अब हम देखते हैं 1858 से 1919 के बीच भारतीय कृषि। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन को अपने हाथ में ले लिया। ब्रिटिश सरकार भारतीय कृषि का प्रयोग इंग्लैंड के उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए करना चाहती थी, अतः वह भारतीय भूमि पर अपनी आवश्यकता की वस्तुएं पैदा करना चाहती थी। अतः उसने भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण किया। इसमें उसने चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, कपास, तिलहन, गन्ना, फल, सब्जी, मसाला, रबड़, पटसन, नील आदि की खेती पर बल दिया। अब इसमें आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये नकदी फसलें क्या होती है या फिर व्यावसायिक फसलें क्या होती हैं। तो फसलें 3 प्रकार की होती है। पहली रबी की फसल, दूसरी खरीफ की फसल। ये दोनों मौसमी फसलें होती हैं और इनके बीच में नकदी फसल होती है। नकदी फसल वह फसल होती है जिससे हम सीधे तौर पर लाभ कमा लेते हैं, जो लाभ कमाने के लिए ही होती है। जैसे आप तंबाकू का उत्पादन कर रहे हैं या फिर कपास का उत्पादन कर रहे हैं, तो यह एक व्यापारिक फसल है, यह नकदी फसल है। यहाँ पर आपको सीधे तौर पर लाभ होगा और इसका इस्तेमाल आप घर में कैसे कर पाएंगे, यह एक व्यापारिक फसल कहलाएगी। इसके लिए उसने किसानों को विशेष सुविधाएं दी और इसका विस्तार पूर्वक वर्णन नीचे है। कुल मिलाकर जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने फायदे के लिए जो भारतीय कृषि परंपरागत तरीके से हो रही थी और जीविका अर्जन यानी कि जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण साधन थी, उस कृषि को अपने कुछ सुविधाओं के चक्कर में उन्होंने व्यापारिक खेती में बदल दिया ताकि वो अपने व्यवसाय को, अपने जो कुटिल नीतियां हैं उन्हें आगे बढ़ा सके और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सके। अब देखते हैं कृषि का व्यवसायीकरण कैसे हुआ। कृषि के व्यवसायीकरण का अर्थ नकदी फसलों को उगाना है।
नकदी फसलें उन फसलों को कहा जाता है जिनको बाजार में बेचकर किसानों को अधिक पैसा मिल सकता है। आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि खरीफ और रबी की फसल को बेचकर भी पैसा मिलता है, लेकिन नकदी फसल को उगाने का मूल कारण ही पैसा कमाना होता है। अब आप कपास को बेचकर घर में खा तो नहीं सकते, तो उसे आप बेचेंगे ही, इसलिए कपास नकदी फसल है या व्यापारिक फसल है, इस तरह की फसलें होती है। उदाहरण के लिए कपास, चाय, फल, आलू, सरसों, सब्जी आदि नकदी फसलें कहलाती हैं। 19वीं शताब्दी में भारत की 80% जनता कृषि पर निर्भर थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ग्रामीणीकरण को ही बढ़ावा दिया और सरकार ने भारत के परंपरागत कुटीर उद्योगों को नष्ट करने की नीति अपनाई। इसके परिणाम स्वरूप कृषि पर निर्भरता में वृद्धि हुई और दूसरी ओर सरकार की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। अंग्रेजों को जो धन मिलता था वो सबसे ज़्यादा भू राजस्व से मिलता था, कृषि से मिलता था। इसलिए सरकार चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि हो, इसका क्षेत्र बढ़े। इसलिए सरकार ने पूरी तरह से प्रयास किया कि कुटीर और लघु उद्योगों का विनाश हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रामीण की ओर बढ़े, गाँवों की ओर बढ़े और कृषि करें, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। यदि कृषि पैदावार में वृद्धि होती थी तो सरकार की आय में भी वृद्धि हो जाती थी। भू राजस्व सरकार को बढ़ती हुई दर पर ही प्राप्त हुआ। इसी तीव्र लालसा ने कृषि के व्यावसायीकरण को जन्म दिया। कृषि के व्यावसायीकरण का प्रमुख कारण भारत में ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति थी, जो ब्रिटेन में प्रचलित राजनीतिक दर्शन तथा विचारधाराओं से प्रभावित थी। इसका मुख्य आधार साम्राज्यवाद की आवश्यकता को पूरा करना था। सरकार ने जो भू राजस्व की प्रणालियाँ लागू की, उनका उद्देश्य अपनी आय में वृद्धि करना तथा अपने समर्थक जमींदारों को प्रसन्न करना था। सरकार किसी भी स्तर पर यह देखना नहीं चाहती थी कि यहाँ पर किसानों की स्थिति क्या है। यहाँ पर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहती थी। सरकार से मतलब है ब्रिटिश शासन। इस काल में ब्रिटिश नीति की आवश्यकताओं के लिए कृषि उत्पाद में प्रयोग की थी। कृषि उत्पाद का एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए सरकार ने रेलों का जाल बिछाया। ब्रिटेन के वस्त्र उद्योग तथा शहरी आबादी की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कच्चे कपास को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रेलों द्वारा बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता था। वहां से उनको ब्रिटेन भेजा जाता था। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में भारत का ब्रिटेन के एक कृषि उपनिवेश के रूप में उदय हो गया। सबसे ज़्यादा हम देखते हैं यही कारण है कि जो लॉर्ड डलहौजी होते हैं 1853 में पहली बार ट्रेन चलाते हैं और कई सारे काम इसी समय पर होते हैं, क्योंकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इसी समय पर कमाना था और यहाँ पर कंपनी का शासन भी समाप्त होता है और ब्रिटिश क्राउन अपना अधिकार जमा लेता है भारत पर। तो इस तरह से इनका क्षेत्र बढ़ता है और इनकी लालसाएं भी बढ़ती हैं। कृषि के व्यावसायीकरण की इस प्रक्रिया में सरकार ने उन्हीं फसलों के विकास में योगदान दिया जिनकी विदेशी बाजारों में आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए पंजाब में अमेरिकी कपास की खेती को बढ़ावा दिया गया। इसका उद्देश्य लंका शहर के उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना था, क्योंकि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अमेरिकी उपनिवेशों से कच्चा माल आना बंद हो गया था। कुल मिलाकर इस समय जो अमेरिका के ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे, जैसे अमेरिका स्वतंत्र हो गया था और इसकी फ्रांस के साथ भी लड़ाई चल रही थी और अलग अलग, जैसे रूस अपना मध्य एशिया में प्रभाव जमा रहा था, तो ब्रिटेन अपने आप को मजबूत शक्ति बनाना चाहता था। यही कारण है कि जो 19वीं शताब्दी है इसमें ख़ास तौर पर 1840 से 1860 और उसके बाद का समय जो रहता है, यहाँ पर भारत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं। जो ब्रिटिश सरकार भारत के प्रति खामोश थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, उसका शासन हटाकर ब्रिटिश क्राउन अपने आप को भारत की महारानी घोषित कर देती हैं और फिर भारत की नीतियों में बहुत ज़्यादा उछाल आता है। बंगाल में सरकार ने पोस्त, नील तथा जूट के उत्पादन को बढ़ाने पर बल दिया। इन फसलों को किसान किस सीमा तथा किस किस्म में पैदा करेगा, इसका निर्णय स्वयं सरकार करती थी। निर्यात के लिए सरकार को कितने माल की आवश्यकता है तथा उसे राजस्व कितना मिलेगा, उस हिसाब से वह उत्पादन को बढ़ावा देती थी। यानी कि अगर आपके पास में 5 एकड़ ज़मीन है, आज के समय में अगर किसी के पास में 5 एकड़ ज़मीन है, तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो उसमें क्या लगाए।
उसमें कुछ उसके हिसाब से उसे फसल लगाना है या फिर कुछ पशुपालन करना है, मुर्गी पालन करना है, उसके ऊपर है। लेकिन उस समय पर यह था कि तुम्हारे पास खेत ज़रूर है, तुम भले ही उसके मालिक हो, लेकिन उस खेत में क्या लगेगा वो तुम डिसाइड नहीं करोगे, वो हम डिसाइड करेंगे, ये अंग्रेज़ों का कहना था। इससे ये स्पष्ट होता है कि फसलों पर सरकार का एकाधिकार कायम था। किसान एक प्रकार से गुलाम और उनके नौकर ही थे। आगे चलकर चाय भी इस श्रेणी में सम्मिलित हो जाती है और फिर चाय भी किसान ज़बरदस्ती चाय के बागान बनवाते हैं और फिर वहाँ पर कृषि करवाते हैं। कृषि के व्यावसायीकरण का प्रभाव देखते हैं। किसान तथा श्रमिकों का शोषण, यहाँ पर आपको बिल्कुल नेगेटिव ही लिखना है, क्योंकि हम ये समझ सकते हैं कि कृषि का व्यावसायीकरण हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें नष्ट हुई होंगी, तो आप इन्हें मन से भी लिख सकते हैं, जैसे किसानों या फिर श्रमिकों का शोषण, कुटीर व लघु उद्योगों का विनाश, या फिर जो जमींदार थे वो बहुत ज़्यादा लालची हो गए थे, वो शोषण करने लगे थे, या फिर आर्थिक असंतुलन देखने को मिलता है। एक वर्ग जो कि जमींदार और साहूकार वर्ग था वो बहुत ऊपर चला गया था और किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। खैर फिर भी हम इन्हें पढ़कर देख लेते हैं। बाकी आपको अभी कॉमन सेंस लगाना शुरू कर देना चाहिए कि आप भी आंसर को अपने दिमाग से लिख सकते हैं एक सोच के साथ में। नील तथा चाय की खेती पर अंग्रेजों का वर्चस्व था। वे कृषकों तथा मजदूरों पर अनेक प्रकार से अत्याचार करते थे। अंग्रेज व्यापारी नील के रंग का उत्पादन करते थे जिससे उनको भारी लाभ होता था। नील की खेती के लिए उनके अपने बागान थे जिनमें वे किराए के मजदूरों से खेती करवाते थे, किंतु नील के अधिकांश उत्पादन का बोझ किसानों पर पड़ता था। बागानों के मालिक किसानों से नील के उत्पादन के लिए संविदा कर लिया करते थे, जिनके अनुसार किसानों को अपने खेतों में नील का उत्पादन करना पड़ता था और उपज बागान मालिकों को कम मूल्य पर बेचनी पड़ती थी। यानी कि यहाँ पर यह भी डिसाइड हो जाता था कि मान लो आपने सरकार के कहने पर कोई फसल उगा भी ली, तो अब उस फसल को कहाँ बेचना है ये भी ब्रिटिश सरकार तय करती थी, ये भी आपके हाथ में नहीं था। और कम मूल्य पर ये बिकवा देते थे और किसानों को नील का जो मूल्य बागान मालिकों से मिलता था वह लागत से भी कम होता था। यदि नील के स्थान पर किसान चावल की खेती करना भी चाहता तो उसे नहीं करने दिया जाता था। इसके अतिरिक्त किसानों को एक अन्य प्रकार के शोषण का भी सामना करना पड़ता था। उन्हें खेती के लिए बागान मालिकों से ऋण भी लेना पड़ता था। किसान अनपढ़ थे और हिसाब बागान मालिकों के पास रहता था, जिससे वे बहुत घोटाले करते थे। दोस्तों 1970-80 के दशक में जो पिक्चरें आती थी, साहूकारों के अत्याचार से फिर हीरो बाहर निकलता है, फिर वो बोलता है कि आप इतना कर क्यों ले रहे हो, इस टाइप की कहानी रहती है। बस आपको एक कहानी की तरह अपने दिमाग में बैठा लेना है और फिर आसानी से उसे ही आंसर के रूप में उतार देना है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, जमींदार तथा ऋणदाता व्यापारियों को लाभ। कृषि के व्यावसायीकरण के परिणाम स्वरूप जमींदार तथा ऋणदाता व्यापारी सशक्त हो गए। उनके द्वारा कृषकों का शोषण पहले से बढ़ गया। इस प्रणाली का मुख्य आधार अग्रिम ऋण प्रदान करना था। इस ऋण की अदायगी के लिए छोटे किसानों को फसल आते ही उसे बेचना पड़ता था और फसल पर उसे कीमत कम मिलती थी। उससे वह ऋण मुक्त भी नहीं हो पाता था और उस पर खेती के अतिरिक्त साधन भी नहीं था। यानी कि खेती के अलावा कोई दूसरा विकल्प उनके पास नहीं था। ये मजदूरी कर ले, आपको खेती करनी है तो करनी है। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं, आर्थिक असंतुलन का पैदा होना। संयुक्त प्रांत के व्यावसायिक खेती ने कुछ असंतुलनों को जन्म दिया। किसानों पर लगान की दर बहुत बढ़ा दी गई और उसको कठोरता से वसूल किया गया। इससे ऋणग्रस्तता बढ़ी। इस काल में कृषि का जो भी विस्तार हुआ वह नकदी फसलों में ही हुआ, जैसे गन्ना, गेहूँ आदि। यानी कि इस समय जो कृषि का विकास हुआ वो अन्य क्षेत्रों के बजाय केवल व्यापारिक फसलों में ही हुआ था और मौसम कोई सा भी हो, चाहे रबी का हो या खरीफ का हो, फसल एक ही उगती थी, व्यापारिक फसल। इसके बाद में हम अगला पॉइंट देखते हैं, कृषि उपज के व्यापार का लाभ किसानों को नहीं। पंजाब में हालत ऊपरी तौर पर अच्छे प्रतीत होते थे, किंतु इसका लाभ भी जमींदारों तथा अंग्रेजों को ही प्राप्त हुआ।
पंजाब में सिंचाई के विस्तार से 40 लाख एकड़ ज़मीन पर खेती होने लगी, जिस पर पहले कभी नहीं होती थी। इसके परिणाम स्वरूप कृषि उपज का व्यापार बहुत बढ़ गया, किंतु अमेरिकी कपास तथा अच्छी किस्म का गेहूं कराची के रास्ते विदेशों को चला गया, और जिसका लाभ भारत के किसानों को नहीं मिल पाता था। दोस्तों, जो कृषि का विकास हुआ सरकार ने की ज़रूर, लेकिन उन्होंने अपने लिए ध्यान में रखकर कि अगर ट्रेन का विकास हुआ तो उनकी सुविधा के लिए था, ना कि हमारी सुविधा के लिए। अगर उन्होंने नहरों का विकास किया तो वो उनकी सुविधा के लिए था, ना कि हमारी सुविधा के लिए। अगर वो नहरों की व्यवस्था करेंगे, अगर वो खाद बीज की व्यवस्था करेंगे तो अच्छा उत्पादन होगा, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन होगा और फिर फ़ायदा उन्हें होगा। क्योंकि कम कीमत में तो सामान खरीद रहे हैं और कोई फ़ायदा दे नहीं रहे हैं, किसानों के हित के बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं, तो फिर हम ये कह नहीं सकते कि इन्होंने हमारा कुछ कल्याण किया था। फिर इसके बाद में हम देखते हैं प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा खाद्यान्न में कमी तथा अकाल। उपयुक्त कारणों से ही प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा खाद्यान्न की प्राप्ति में कमी आई। इसके परिणाम स्वरूप अनेक बार अकाल पड़े, जिनमें हजारों लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए। 1800 ईस्वी से 1825 ईस्वी तक अकालों में मरने वालों की संख्या 10 लाख थी, जो 1875 से 1900 ईस्वी के बीच बढ़कर 1.5 करोड़ हो गई। इन अकालों का कारण केवल फसल खराब होना ही नहीं था, बल्कि गरीब किसानों के पास खेती के अलावा दूसरा रोजगार न होना भी था। खेती से वे इतना जमा नहीं कर पाते थे कि अकाल के समय काम आ सके और वे अपना जीवन बचा सके। अकाल के समय भी सरकार विदेशों को अनाज निर्यात करती थी, और इन अकालों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तब बर्मा ने बंगाल के अकाल के समय पर चावल भेजा था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उस चावल का इस्तेमाल बंगाल के गरीब लोगों के बजाय द्वितीय विश्व युद्ध के अपने सैनिकों के लिए भेज दिया, और इस प्रकार बंगाल का अकाल एक बड़ा भीषण अकाल में बदल गया था। हालांकि स्थिति उससे पहले की है और इस समय भी कुछ वैसा ही था। कृषकों की स्थिति की हम बात कर लेते हैं तो इतना समझने के बाद ये तो पता है कि किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी, लेकिन इसे हम लिखेंगे कैसे वो समझते हैं। कृषकों की स्थिति। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। लगातार हो रहे शोषणों ने भी भीषण अकालों को जन्म देने का कार्य किया था। यहाँ पर लॉर्ड बोमे ने लिखा है, जमींदारी प्रथा में लगान वसूल करने का कार्यभार विभिन्न श्रेणियों के दलालों को सौंप दिया जाता था, जिससे रैयत का शोषण और भी बढ़ गया था। ये दलाल जमींदारों और कृषकों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे और जमींदार के लगान में अपना लाभांश भी जोड़ लेते थे। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर ज़मींदार ने इनसे कहा है कि आपको 100 रुपये टैक्स लेना है, तो ये क्या करते थे कि ये 120 रुपये टैक्स लेते थे और 20 रुपये खुद रख लेते थे। जबकि ज़मींदार पहले से ही अंग्रेज़ ने उन्हें बोल के रखे कि तुम्हें 60 रुपये लेना है, और ज़मींदार ने पहले ही 40 रुपये की अंठी मारने के लिए इन्हें 100 रुपये कह दिया था। ऊपर से ये 20 रुपये और एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो कुल मिलाकर जो कर सरकार तय करती थी उससे दुगना कर किसानों को देना पड़ता था, इन मध्यस्थों, इन जमींदारों और इन दलालों के कारण। ये लोग कृषकों के ऊपर इतना अधिक दबाव डालते थे और शोषण के कारण कृषकों की दशा दयनीय हो जाती थी। इस दयनीय स्थिति से घबराकर कृषक लोग भाग खड़े होते थे। इनमें इतना साहस भी नहीं रहता था कि वे डाकू ही बन जाए। अंततः ये जंगलों में भूख से व्याकुल होकर प्राण देने पर बाध्य हो जाते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया भारतीय कृषकों की स्थिति ब्रिटिश काल में, और साथ ही हमने उनकी प्रमुख नीतियों के बारे में समझा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप किसी पर इतना भरोसा भी मत कीजिए कि उसके धोखे देने पर आप बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाएं। अपने आप को थोड़ा मजबूत रखिए, और फिर से माफ़ी चाहूँगा उन दोस्तों से जिनका भरोसा मैंने तोड़ा है। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अब वीडियो लगातार आते रहेंगे। जय हिंद।